लॉकडाउन चला, लोगों ने मोबाइल पे स्टडी की या लोगों ने उस पे स्टडी की, तो ये बात है आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है? बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल आपने से एक चीज, एक जी। आखिरी बात, आपने एक बात गौर करी, मैंने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को सुन रहा था उसके कहना चाहिए इफेक्ट को लेकर के, तो वो ये बोल रहे थे कि बार-बार एक शब्द यूज़ कर रहे थे कि वहाँ पर स्थिति जो है और एस्केलेट होंगी और वहाँ पर कहना चाहिए कन्फ्लिक्शन होगा और ये टुवर्ड्स द वॉर, लेबनान फिर ईरान एंड सो ऑन जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो इज़राइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड देखा जाए तो ये आगे बढ़ के हमारी तरफ दरवाजे तक आएगा? हाँ, मैं अभी इससे बात करता हूँ, उसके पहले मैं चंचल, या अभी आपका लाइव अभी हुआ या लाइव चल रहा था इतनी देर से ये? जी, नहीं। हैं? बीच में इंटरनेट चला गया था जी मेरा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपका अभी तक का जो सेशन लाइव हुआ है या लाइव अब शुरू हुआ है? क्योंकि इसमें अभी दिख रहा है। हाँ, हमें नोटिफिकेशन अब आया कि हम लाइव अब हैं। इसमें लाइव अभी दिख रहा है आपको? जी। हाँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, लाइव दिख रहा है आप? लगता है जी मुझे मेरे हाँ, मेरे में लाइव दिख रहा है अभी भी। जहाँ थे वहीं से कंटिन्यू कर लें। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अभी जो हमारी बातचीत हुई है वो लाइव यहाँ पे वैसे तो मेरे पास 5G जी। मेरा सवाल समझ लीजिए पहले, जो बातचीत हो चुकी है वो आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, बताइए मुझे पहले। आप देख के बताइए, आप वीडियो देख के बताइए यूट्यूब पे जाके ना। आप नहीं थे और हम बात कर रहे थे, वो भी लाइव में था कि नहीं था? नहीं, ये जो आधे घंटे का जो बातचीत हुई है ये आई है नहीं? क्योंकि अभी इस पे लाइव दिखा रखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे ना। जी, मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ दूसरे चैनल पे जाकर के। आप ये देखिए कि आधे घंटे की बातचीत आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अब बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि ना ये लाइव अभी शुरू हुआ है ना इस चीज को। जी, बस मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, तो मनीष जी, बात ऐसा है ना, देखो दुनिया में लड़ाई तो छिड़ चुकी है और ये मुझे लगता है कि अब लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। इस लड़ाई को कई तरीकों से लड़ा जाएगा, आमने सामने भी होगा, लेकिन आमने सामने तो कम फाइटिंग होगी। ये जो फाइटिंग इस प्रकार से पीछे से जो फाइटिंग हो रही है, ये बड़ी खतरनाक फाइटिंग है। आपको अब वो टाइम रहा नहीं कि भैया कोई आपके सामने आकर के हमला करेगा। अब तो ये जो फाइट कर रहे हैं ये तो आपके मोबाइल पे कर रहे हैं। आपने अपने मोबाइल को ही ये बम बना दिया है। अब पता नहीं आपका नंबर, अच्छा सबसे बड़ी बात, मोबाइल तो ट्रेसेबल है, आपकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। आपका मोबाइल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। और मोबाइल की बैटरी है, थोड़ा सा गर्म कर देंगे फूट जाएगी तो आपको तो वैसे घायल हो जाएंगे। तो आपका हर चीज, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम, आपका इलेक्ट्रिक का कोई भी आइटम, है ना, ये तो चलते फिरते बम बन गया हमारे पास में। ये तो हम अपना ही लेके घूम रहे हैं और नहीं घूमेंगे तो भी काम नहीं चलेगा क्योंकि सब कुछ डिजिटल कर दिया है। तो अभी इस टाइम पे मानवता बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े संकट में। जैसे कि आपने बताया कि जनरल बीपी रावत जी के साथ जो हुआ कि बायो वारफेयर का डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन एक और हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल वारफेयर। और ये टेक्नोलॉजिकल वारफेयर नासा के डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि आगे जाके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से टेक्नोलॉजिकल वारफेयर खेला जाएगा। तो ये इसका डेमो नहीं है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने बताया भी आपको कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल है। कोई भी आपको हर आइटम को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा, हर आइटम को, एवरी आइटम है ना, आपकी चाहे वो गाड़ी हो, आपका घर हो, आपका घर का ताला हो, आपका फ्रिज हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी का स्विच हो, है ना, मेन स्विच हो, सब चीज को वो आईओटी के माध्यम से आपका वो कन्वर्ट कर रहे हैं कि भैया सब चीज हमारे इंटरनेट से ही कनेक्ट हो जाए, है ना। और तो ऐसी स्थिति में तो सब कुछ इंटरनेट जो प्रोवाइडर है, जो टॉप पे जो बैठे हैं, उनके हाथ में सारा कंट्रोल आ ही गया। तो ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कैसे भी विस्फोट किया जा सकता है। जी चंचल जी, बताया नहीं आपने? रिकॉर्डिंग अभी हुई नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन उसमें आया नहीं था गो लाइव वाला। उसमें तो शेड्यूल दिखा रहा था, शेड्यूल हमारा 6 बजे हम नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि शेड्यूल आपका टाइम गलत है, आपका टाइम है ना, वो शेड्यूल आपने 6 बजे के बाद 6:28 कर दिया होगा, 6:30 कर दिया होगा। आप चेक कीजिए टाइमिंग क्या देखा उसके अंदर। हाँ,
अब वो टाइमिंग सब तो 6 रिपीट बजे की करना। लगाई थी जी मैंने, फिक्स 6 बजे की। तो अभी आप देखिए ना, आपका यूट्यूब पे वीडियो आया नहीं आया, देखिए ना, चेक तो कीजिए इसको आप। नहीं सिर्फ अभी, हाँ मैंने चेक किया है, सिर्फ 5 मिनट का ही दिखा रहा है, लास्ट 5 मिनट का, उससे और तो पहले का उसका दिखा ही मतलब नहीं रहा है। उसके पहले का नहीं आया ना, वो हुआ नहीं, कॉलिंग नहीं हुआ। जी जी। चलिए इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप दोबारा सवाल पूछे, दोबारा स्टार्ट करते हैं दोबारा इसको। हाँ, जी जी जी। तो मेरा सवाल है फिर से, मैं सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं, जो इंडो अमेरिकन हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं। साथ में मनीष आर्य जी हैं, जो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में हमारे साथ रहते हैं, और वैक्सीन को लेकर के और इससे पहले लॉकडाउन और कोरोना और इस सब षड्यंत्रों का पहले अपने 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 प्लेटफॉर्म्स पे उजागर कर चुके हैं, और बाबा रामदेव के स्टेज पर जाकर के भी इन सब चीज़ों का खुलासा डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने किया है। तो मैं सज्जनों में सबसे पहले पूछना चाहूँगा डॉक्टर तरुण कोठारी जी से कि जो वर्तमान में इजराइल के माध्यम से ये जो पेजर अटैक्स हो रहे हैं, ये एग्जैक्टली हैं क्या? पेजर अटैक एक्चुअली होता क्या है? और इन सब के पीछे का, इन सब के करने के कारण क्या-क्या हैं? जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया मुझे। चंचल जी, ऐसा है ना, ये जो पेजर जो है, इसे हम बीपर भी कहते हैं। एक नाम और है इसका, बीपर। ये मोबाइल फ़ोन के आने के पहले का सिस्टम जी, है। जब मोबाइल हमारे पास नहीं आए थे, या जब मोबाइल फ़ोन इतने प्रचलन में नहीं थे, नए-नए होंगे, तो उस टाइम पे पेजर बहुत चलते थे 1990s में। जो बड़े-बड़े लोग होते थे, उनके पास पेजर होता था। और पेजर में एक पेजर मेरे पास है, मान लीजिए एक पेजर मैंने अपने स्टाफ को दे दिया कि भैया तुम कहीं जा रहे हो, चले जाओ, है ना? तो कुछ मुझे मैसेज भेजना है, तो मैंने उसको मैसेज भेज दिया। तो हम पेजर के माध्यम से लंबा-चौड़ा मैसेज, लंबा-चौड़ा पत्र भी हम भेज सकते थे। तो एक छोटी-सी डिवाइस होती थी, आज का जो मोबाइल है उससे भी छोटी डिवाइस होती थी वो। जी, उसके माध्यम से कोई भी संदेश हम एक जगह से दूसरी जगह, एक पेजर से दूसरे पेजर में भेज सकते थे। शुरुआत के जो पेजर था वो वन साइडेड था, एक तरफ से जाएगा तो वो दूसरी तरफ पहुंचेगा, वापसी का उसमें वो सिस्टम नहीं था। बाद में जो पेजर आया उसमें वापसी का सिस्टम भी आया कि वापस पेजर से पेजर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो पेजर की जो खासियत क्या थी कि पेजर जो थे वो रेडियो सिग्नल पे काम करते हैं। मोबाइल जो होता है वो ट्रेसेबल होता है। मोबाइल में आपकी जो लोकेशन होती है वो पता चल जाती है कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले जो मोबाइल आते थे छोटे, उसमें एक लाल कलर की एक रेड कलर का लाइट जलती थी आफ्टर एवरी 1 मिनट। प्रत्येक 1 मिनट बाद एक लाइट जलती थी। वो लाइट आपको बताती थी कि इस मोबाइल की लोकेशन ये है, और वो लाइट जो थी वो सिग्नल भेजती थी टावर पर कि मेरी लोकेशन ये है। तो अभी क्या है कि इन लोगों ने वो लाइट को दिखाना बंद कर दिया है, वो लाइट अब नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक सिग्नल निकलता है। आपके मोबाइल से प्रत्येक 1 मिनट में एक सिग्नल निकलता है जो कि टावर के पास पहुंचता है और आपकी लोकेशन को बताता है कि आप यहाँ पर हैं। जी, तो मोबाइल आपका ट्रेसेबल है, मोबाइल की लोकेशन ट्रेसेबल है। तो इजराइल ने क्या किया कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी जब मोबाइल यूज करते थे, मोबाइल की लोकेशन को पता करके वो सीधा का सीधा एयर स्ट्राइक करते थे मोबाइल की लोकेशन पे। तो डायरेक्ट स्ट्राइक होता था और आतंकवादी बिल्कुल वहीं एट द स्पॉट जो था वो उसकी चपेट में आ जाता था। तो हिजबुल्लाह को लगा कि भैया ये तो डिवाइस जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो हमें इसके बदला कुछ और डिवाइस यूज करनी चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा कि पेजर यूज किया जाए। अब उन लोगों ने सोचा या उनको किसी ने दिमाग में बात डाली, है ना? ये थोड़ा सा एक अलग बात है। कई बार हम सोचते हैं ना भैया, हम सोच रहे हैं, मालूम चलता है वो कहीं और से फीड आ रहा है हमारे पास। जी, तो उन्होंने ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान की कंपनी को उस कंपनी को ऑर्डर किया कि 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर किया इनिशियली। ताइवान की उस कंपनी ने ऑर्डर कर दिया हंगरी को, सब ऑर्डर कर दिया कि भैया ये जो पेजर बनाने हैं आप पेजर बनाइए। हंगरी की कंपनी ने पेजर बनाए, और उस पेजर को या तो बनाने के दौरान या बनाने के बाद जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसने उसके अंदर बम फिट कर दिया। एक पीटीईटी नाम का विस्फोटक पदार्थ था, विस्फोटक पदार्थ 20 ग्राम 30 ग्राम विस्फोटक पदार्थ बैटरी के बिल्कुल पास में फिट कर दिया।
उस विस्फोटक पदार्थ की खासियत क्या होती है? जब पीटीईटी की खासियत ये होती है कि उसको गर्म कर दो फूट जाता है। तो वो विस्फोटक पदार्थ बिल्कुल बैटरी के पास में लगा दिया और बैटरी को गर्म करने के लिए अपना एक सिस्टम बना दिया। इसको सॉफ्टवेयर बना दिया। उस सॉफ्टवेयर से जैसे ही ये पेजर्स उनके पास पहुंचे हिजबुल्लाह के पास, हिजबुल्लाह के तमाम जो बड़े-बड़े जो लोग थे, जो बड़े-बड़े आतंकवादी थे, जो उनके लीडर्स थे, उनके पास वो पेजर पहुंचा। तो उन्होंने पेजर पहुंचने से पहले बोला कि भैया मोबाइल फोन सुरक्षित नहीं है, मोबाइल फोन हटा दीजिए, पेजर हमारा सुरक्षित है, ये ले लीजिए। अब ये 3000 पेजर का पहला ऑर्डर था, लेकिन इसके बाद में और भी ऑर्डर थे और भी पेजर बनने थे, लाखों की संख्या में। लेकिन हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी को सस्पेक्ट हो गया। उसने कहा यार ये पेजर कुछ सस्पेक्ट लग रहा, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उसने अपने सीनियर्स को बोला कि भैया इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसकी जांच करवाई जाए। ये जो सिग्नल जो हुआ, ये जो बातचीत जो हुई, ये बातचीत इजराइल के पास पहुंच गई कि भैया इनको शक हो गया है। तो तुरंत में ये फैसला किया गया कि जितनी भी है उसके अंदर विस्फोट किया जाए। तो ये जो था लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच में हिजबुल्लाह के आतंकवादी इस संदेश को ट्रांसफर करते थे, उनका एक टाइम था। तो 3:30 बजे के आसपास सभी पेजर्स में, सभी 3000 पेजर्स में एक साथ सिग्नल भेजा गया। सबकी बैटरी वार्म हो गई और वार्म होकर के जैसे ही पास में विस्फोटक था ही, उस विस्फोटक में विस्फोट हो गया। अब कोई मान लीजिए संदेश पढ़ रहा था तो आंखों में लगा, जैसे ही संदेश गया, संदेश कुछ और होता है, पीछे कोडिंग कुछ और होती है। कोई अगर पॉकेट में रखा हुआ था तो पॉकेट फट गया, किसी ने बेल्ट में लगा रखा था तो प्राइवेट पार्ट्स फट गए, है ना, किसी का पेट फट गया। तो लगभग 3000 के आसपास जो आतंकवादी है वो घायल हुए और एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत इजराइल को मिली। तो ये जो पेजर जो होता है, अब ये जो हमारा जिस प्रकार से पेजर के अंदर विस्फोट हुआ, उसी प्रकार का विस्फोट किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे किया जा सकता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो। अच्छा, पेजर के विस्फोट के तुरंत बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ और वॉकी टॉकी के विस्फोट के बाद सोलर पैनल्स में विस्फोट हुआ। हम लोगों ने अपने अपने घरों के छत पर लगा रखी है सोलर पैनल, है ना। कई लोगों ने हिंदुस्तान में लगा रखी है, भारत सरकार उस पर छूट भी दे रही है। आप सोचिए कि हम लोगों ने अपने घर के ऊपर बम लगा रखा है और बम का जो उसका जो कंट्रोल है वो किसी और के पास में है। वो जब चाहे विस्फोट कर सकता है, आपकी छत टूट जाएगी, छत टूट करके आपके ऊपर गिरेगी, आपको तो घर ही आपका कब्रिस्तान बन जाएगा। आपकी जो इलेक्ट्रिक कार है, सरकार इलेक्ट्रिक कार पर बार बार जोर क्यों दे रही है, इलेक्ट्रिक कार लो, इलेक्ट्रिक कार लो, इलेक्ट्रिक कार लो। वो जानती है इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक जो बैटरी है, वो बैटरी जो है बड़ी विस्फोटक है। उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है और लिथियम आयन बैटरी में थर्मल रनवे नाम का एक मैकेनिज्म होता है। अगर उसको स्टार्ट कर दिया तो एकदम से वो हीट हो जाती है, हीट होती है, वो स्पॉट हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी कई बार हीट आ जाती है और उसके अंदर आग लग जाती है। ऐसी कई वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं, बहुत सारी देखी हैं जी, बिल्कुल देखी है। तो ये जो बैटरी है ये अपने आप में एक बम है, बैटरी नहीं है, बम है। ये चलता फिरता बम है, आप अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, आपके स्कूटर में है, आपकी एसी के अंदर, आपके फ्रिज के अंदर, आपके तमाम चीजों के अंदर ये बम रखा हुआ है। हमारा जो फोन होता है, उस फोन में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर इनबिल्ट होता है। वो जब ये देखता है कि आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है, तो वो सिस्टम एक्टिवेट होकर के आपके चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है कि अब चार्जिंग मत होती। इसलिए हम लोग कई बार रात भर लगा देते हैं तो भी वो ओवरचार्ज नहीं होता, ओवरहीट नहीं होता। अगर उस सिस्टम को गड़बड़ कर दिया जाए, उसकी हैकिंग कर दी जाए, तो आपका मोबाइल ओवरहीटिंग हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल ओवरहीट हुआ, उसकी बैटरी विस्फोट कर देगी। अगर आपके पास हाथ में है तो हाथ में विस्फोट हो जाएगा, आप उसको गोदी में लेके बैठे हैं तो गोदी में विस्फोट हो जाएगा, आप ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों में उसका विस्फोट लगेगा, है ना, या आपने टेबल पे रखा हो तो टेबल विस्फोट हो जाएगा। तो चलते फिरते बम लेके हम घूम रहे हैं, चलते फिरते बम, मकान हमारा वो। तो ये जो चीज है, ये पूरा जो सिस्टम है, जो पेजर का जो है, इस पेजर के माध्यम से जो दुनिया में संदेश जो जा रहा है कि सिर्फ पेजर नहीं, हर चीज
हर चीज जो है वो एक बम है और उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में। जी जी, मैं डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने भी सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम चाइना को इसीलिए आँख नहीं दिखा पा रहे हैं या फिर हमारे मोदी जी इसलिए कोई स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं चाइना ऐसी पेजर अटैक ना कर दे, जो डिवाइसेज़ हम मेड बाय चाइना यूज़ कर रहे हैं भारत में, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कर रहे हैं, तो कहीं चाइना इस सब के माध्यम से हमारी बहुत बड़ी क्षति ना कर दे। कोई ये भी एक कारण हो सकता है क्या? इसमें कितनी सच्चाई है? आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, बहुत सारी जितने मोबाइल्स है, मेनली जो मोबाइल डिवाइस है वो चाइना से बन के आती है, मेड इन चाइना है। लेकिन ये निश्चित तौर से ऐसा हो सकता है कि चाइना जो है कभी भी हम लोग पर हमला कर सकता है, हमारी डिवाइस पे अटैक कर सकता है और करोड़ों लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है, घायल कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मोदी जी वाला जो एंगल है वो गलत है। दो अलग एंगल है। ये मोबाइल है, ये चाइना से आया है और ये निश्चित तौर से खतरनाक है और हमें चाइना से किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई इंटरनेट से रिलेटेड आइटम नहीं लेना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, कुछ भी हो। और हमारी सरकार को उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन अभी ये जो सवाल है, 2 पार्ट हो गया कि भाई मोदी जी ऐसा नहीं कर पा रहे, वो गलत है। मोदी जी को आए 11 साल हो चुके हैं। मोदी जी अगर आते ही अगर बंद कर देते कि भैया चाइना से कोई मोबाइल इंपोर्ट नहीं होगा, तो बात ही खत्म हो जाती है ना? तो आपने इंपोर्ट बंद क्यों नहीं किया? अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो और आपको ये पता है कि भैया इस प्रकार से मालवेयर इसके अंदर होते हैं, इस प्रकार के ट्रोजन वायरस इसमें होते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की जनता को नुकसान हो सकता है, तो आप लगातार 10 साल से आयात क्यों कर रहे हो भैया, इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? आप आते रोक देते हैं, है ना? या तो आपको जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं तो फिर आपको देश के प्रधानमंत्री के पद पे बने रहने का कोई अर्थ ही नहीं है ना? या अधिकार भी नहीं है। और आपको जानकारी होते हुए हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में एक चाइनीज बम दे रहे हो आप, लो भैया कभी भी चाइना वाला फोड़ दो, तो इससे बड़ी गद्दारी देश की जनता के साथ और क्या हो सकती है? जी। जी, बिल्कुल, मैं दोबारा से फिर उसी प्रश्न पे आऊँगा कि जो पेजर अटैक्स अभी जो हाल-फिलहाल में हुए हैं जगह-जगह पर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी इससे पहले आप उठा चुके हैं, तो इसमें और इसमें क्या कनेक्शन है? इसके पीछे का क्या कारण है? तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आपको कंट्रोल करेगा, वो साइंस के माध्यम से और झूठ के माध्यम से, 2 तरह से आपको कंट्रोल किया जाएगा। एक साइंस और एक झूठ फैला करके ना। और जो साइंस है, साइंस का जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो उनके पास में है। हुँ, आपका जो पैसा है, पैसा पूरी तरह से आपका अब बैंक में चला गया है, आप लोगों के घर के अंदर कुछ पैसा नहीं बचा, है ना? नोटबंदी हो गई, पैसा था वो बैंक में चला गया, 2-2 बार नोटबंदी हो गई। घर के अंदर पैसा आप रख नहीं सकते, 2 लाख रुपए से अधिक कैश आप रखेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, है ना? तमाम तरह की बंदिशें लगा रखी है। सोना आप खरीद नहीं सकते, सोना खरीदेंगे तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको जो सिस्टम है पूरा का पूरा कंट्रोल कर दिया, आपकी मनी पे कंट्रोल हो गया और फर्दर कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये लेके आए। अभी-अभी इन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर कुछ महिलाओं को जो पैसा दिया है, वो पैसा डिजिटल करेंसी के फॉर्म में दिया है। और आने वाले समय के अंदर वो डिजिटल करेंसी के अंदर एक्सपायरी डेट भी होगी कि इस डेट से पहले-पहले आपको उसको खर्च करना है। तो अगर जो एक्सपायरी डेट निकल गई तो आपका पैसा खर्च नहीं किया था वैसे वो एक्सपायर हो जाएगा, है ना? तो आपका पैसा जी। डूब जाएगा। और एक्सपायरी डेट के साथ-साथ उसमें एक और रूल लगा देंगे कि भैया ये जो पैसा है आप सिर्फ यहाँ-यहाँ खर्च कर सकते हैं। तो भैया इस पैसे से आप सिर्फ ये चीज़ काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको फिर उस पैसे में वही यूज़ करना पड़ेगा, कहीं और यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो तमाम तरह की जो बंदिशें जो हमारे ऊपर लगाई गई है, तमाम तरह का जो कंट्रोल मैकेनिज्म जो बनाया है ना, ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म ये जिस साइंस के माध्यम से हो रहा है, ये कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में है। इंटरनेट का जो कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथ में, मोबाइल का जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथ में, जो चिप बनती है वो कुछ लोगों के हाथ में है ना? वही लोग आपका हर चीज कंट्रोल करके जब चाहे आपको बंद किया जा सकता है। आपकी मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर लगाया कि भैया मेरा पेट्रोल भर दो और जैसे ही आपने पेट्रोल भरा या उसने बोला भैया पेमेंट कैसे करोगे? भैया आपका तो मालूम चलेगा जी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पेमेंट करने पे आपको रोक लगा दी गई है ना? तो तो ये तमाम तरह का कंट्रोल है ये। तो आपका मनी कंट्रोल हो गया, आपका माइंड कंट्रोल हो गया, आपका बिहेवियर कंट्रोल है, हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए। इसी कंट्रोल मैकेनिज़्म को कंट्रोल करके आपको
उनकी बातों को मनवाना 100%, वो जैसा कहेंगे वैसा ही आपको कहेंगे, वो आपको गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम एनडब्ल्यूओ कहते हैं। जी जी, इसके क्या समाधान हो सकते हैं डॉक्टर साहब? इसके हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं? कैसे लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं? कैसे लोगों को इससे हटा सकते हैं? आने वाली पीढ़ियों को इससे कैसे दूर रख सकते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि आखिर समाधान कैसे निकाला जाए, है ना? देखिए, पहले हम लोगों को लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। फेसबुक आपका वीडियो हटा देगा, यूट्यूब आपका वीडियो हटा देगा, व्हाट्सएप आपका फॉरवर्ड पे ब्लॉक कर देगा, व्हाट्सएप आपका वीडियो ओपन नहीं होने देगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, है ना, कि भाई आप सोशल मीडिया से अपनी बात को उठाएं, या हम कुछ यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे उठाएंगे तो हो सकता है ये वीडियो भी यहाँ से हटा दिया जाए, है ना। इसके लिए हमें कुछ टीम बना करके लोगों से मिलना पड़ेगा। इसमें लाखों टीम बनेगी, लाखों टीम बन के लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, घर घर जाकर के लोगों को इसके बारे में बताना होगा। छोटी छोटी गोष्ठियां करनी पड़ेगी, 50 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की। लगातार वो गोष्ठियां जारी रहेगी, आगे से आगे चलती रहेगी। कभी हम मंदिर में बैठ गए, है ना, कभी मस्जिद में बैठ गए, कभी गुरुद्वारे में बैठ गए, कभी कहाँ बैठे, वहां जो लोग इकट्ठे होंगे, या कभी किसी स्कूल के बैठ गए जो हमसे सहमत है, थोड़े थोड़े लोगों को 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को जागरूक करेंगे, और वो आगे से आगे एक चेन रिएक्शन बननी चाहिए। हमने अगर 100 लोगों को जगाया है तो वो 100 लोग फिर आगे वापस 100 लोगों को जगाए। अगर हम इस प्रकार की एक चेन रिएक्शन बना सके बगैर सोशल मीडिया के, बगैर किसी मीडिया में आए हुए, क्योंकि आप मीडिया में आएंगे तो आपका संदेश वैसे ब्लॉक हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि आप सपोज आपने कोई इंटरव्यू दिया, आपने मीडिया वालों को बुलाया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया वाला आपका खबर छापेगा ही नहीं। तो बिल्कुल। ये तो तरीका भूल जाइए कि आप अपने सोशल मीडिया से या आप वर्तमान मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कह सकते, नहीं कह पाएंगे। छोटी छोटी संगोष्ठी बना करके, टीम बना करके आगे से आगे चेन रिएक्शन के माध्यम से हम काम करेंगे, टेलीफोनिकली काम करेंगे, व्यक्तिगत संपर्क से काम करेंगे। किसी चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए, अब चाय की दुकान पर हमेशा 5-7-10 लोग मिलते ही है ना, तो वहां हम बैठ करके चर्चा शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से काम करेंगे तो हम लोगों को समझा सकते हैं। अदरवाइज हम ये सोचे कि भैया हम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये काम कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम चला गया। अब जो है सोशल मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल है, आपकी बात को किसी भी तरह से आगे पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल और भी है। ये जो हमारे जो टूल हैं, जैसे मोबाइल हो गया, घरों में उपयोग होने वाले उपकरण हो गए, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, या टेलीविजन हो गया, ये सभी इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स हैं, अब तो इनसे निजात हम कैसे पाएं? क्योंकि ये तो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और अभी हमारा जो फिलहाल कॉर्पोरेट कल्चर है या शहरी कल्चर में हम लोग रहते हैं, तो बिना फ्रिज के, बिना एसी के, बिना मोबाइल के ये संभव है नहीं। और ये सारे डिवाइसेज आप बता ही रहे हैं कि ये सारे टूल हैं जो इन सब चीज़ों को हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हो सकते हैं। तो इसका आप कोई समाधान देखते हैं? देखिए, आप कोशिश करेंगे तो धीरे 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 इनसे आप अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, है ना, मेरे घर पे टीवी नहीं है, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा टीवी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। एसी हम लगाते नहीं, एक कमरे में एसी, बाकी कहीं एसी हमारा लगा हुआ, हमसे बंद कर दिया। भाई एक कमरे में लगा हुआ, किसी को जरूरत अगर लगता है तो वो जाकर वहां थोड़ी देर बैठ जाए, बाकी सब जगह पंखे लगे हुए हैं। तो आपको जितना इसमें कमी, अगर फ्रीज है तो फ्रीज को आप इंटरनेट से कनेक्ट मत कीजिए। जितना आप चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, जितना इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप यूज करेंगे, उतना ही खतरनाक हो जाता है। कोई भी आपका जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, जैसे आपका मोबाइल, तो मोबाइल भी मेरे पास एक छोटा वाला मोबाइल खास तौर से रखता हूँ मैं उससे ज्यादा बात करना पसंद करता हूँ। किसी का फोन आता है मैं उससे बात करता हूँ। ये बड़े वाला मोबाइल जो है व्हाट्सएप वगैरह हम यूज कर लेते हैं इसके अंदर ना। तो कोशिश कीजिए कि एक लैंडलाइन फोन आपके घर में जरूर हो। एक जो लैंडलाइन फोन जो है वो आपके घर में जरूर हो। चलो मोबाइल तो चलो आपने बाहर जा रहा है लेके जा, लेकिन घर के अंदर एक लैंडलाइन फोन पक्का होना चाहिए। जितना आप कोशिश करेंगे तो हम 100% तो नहीं बच सकते, लेकिन अगर हम 70%, 50%, 30% कुछ भी अपना बचाव कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। आज की तारीख में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खास तौर से जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है,
वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो कभी भी कहीं से कैसे भी विस्फोट उसके अंदर किया जा सकता है, चाहे वो आपका फ्रिज हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो। ये खास तौर से अभी तक हम लोगों को समझा रहे थे कि हर सिस्टम में किल स्विच लगा होता है। लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब जब ये इज़राइल ने करके दिखा दिया, तब लोगों को तो विश्वास हुआ कि हाँ यार, ये भाई डॉक्टर साहब जो आप बात कह रहे थे, अब आपकी बात में हमें विश्वास हो रहा है, दम लग रहा है कि हाँ, आप ठीक कह रहे थे। ये तो हर मोबाइल में, हर सिस्टम में एक किल स्विच है, जब चाहे तब चाहे विस्फोट किया जा सकता है। हमारे देश के जो सेनाध्यक्ष हैं थे, चीफ ऑफ डिफेंस जो जनरल रावत, उनको भी मारा गया। कैसे मारा गया? जी। आप कोई प्लेन लेके जा रहे हैं, आप पायलट हैं, आप पायलट हैं, आप प्लेन चलाते हैं, लेकिन प्लेन के पार्ट्स को आपको जानकारी थोड़ी है कि आप कोई मैकेनिक थोड़ी है यहाँ पर। और मान लीजिए पायलट हवा में आपका जहाज चल रहा है और अचानक से आपका जहाज का इंजन बंद कर दिया जाए, क्या होगा? मान लेते हैं कि जहाज में एक से अधिक इंजन भी होते हैं, वो सब बंद कर दे तो क्या होगा? वो तो अचानक से नीचे गिरना ही है। वो पायलट क्या क्रैश हो जाएगा। करेगा? वो पायलट जी, करेगा क्या बिल्कुल। उसके अंदर? तो अब किसी भी इंजन को बंद करने का उनके पास मैकेनिज्म है, जब चाहे बंद कर सकते हैं। इंजन बंद नहीं करेंगे तो आपका जो पैनल है, पायलट जिस पैनल्स को यूज करके अपना जहाज चलाता है, उस पैनल में अदृश्य किरण निकल जाएगी। वो किरण निकल करके कोई भी आपको डैमेज कर देगी, आपको डैमेज कर देगी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। तो सारा मैकेनिज्म, हर सब जगह एक किल स्विच लगा हुआ है प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो कार हो, चाहे वो प्लेन हो, है ना? तो जो हम कहते हैं जी हमने इतने सारे जेट प्लेन्स हमने परचेस कर लिए, अब हमारी ये ताकत बढ़ गई, कुछ नहीं होता है। आप बाहर से जो परचेस कर रहे हैं सब का सब बेकार है, सब पे दूसरों का कंट्रोल है। आप कभी भी इनको अपनी इच्छा के अनुसार रोक नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सभी इन सब में कोडिंग है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था। जब अमेरिका छोड़ के गया था, तो उनके हाँ। जितने भी उपकरण वहाँ पे रह गए, जितने हथियार रह गए, वो सारे के सारे यूज़लेस हैं, क्योंकि वो बिना कोडिंग के चलते नहीं हैं। तो बिल्कुल आपकी इस बात में पूरी तरह वो सत्यता है। वो वो उनके पास कोड है। वो कोड जब चाहे डीएक्टिवेट कर देंगे। आपका वो इंस्ट्रूमेंट भले आपके पास पड़ा हुआ, काम का नहीं है, जी, है ना? बिल्कुल। पाकिस्तान के पास F-16 विमान थे, जब उसने यूज करने का सोचा तो अमेरिका ने उसको बंद कर दिया। वो जो स्टार्टिंग नहीं हुआ। अब कहने के लिए वो पाकिस्तान का विमान है, पाकिस्तान ने परचेज किया है, वो पाकिस्तान की जनता को दिखाने के लिए कि देखो जी हमने ये परचेज किया, ये वो काम का क्या तुम्हारे, है ना? ऐसे ही हम हिंदुस्तान के लोग खरीदते जी हमने वहां से इतने फाइटर प्लेन ले लिए हैं, वो काम के नहीं आपके। वो स्विच तो उनके पास है, कंट्रोल उनके पास है, जब चाहे बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे आपको ये समझना होगा अल्टीमेटली कि भाई हर चीज का जो कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथ में, कुछ कंपनियों के हाथ में आ चुका है, और धीरे-धीरे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी उनके हाथ में जाने वाला है। जी, मनीष जी, मैं आपसे भी कुछ प्रश्न लेना चाहूँगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बहुत रिसर्च की है, बहुत डीप स्टडी की हुई है, डीप स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कैसे देखते हैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इन सारे तमाम वर्तमान की घटनाओं को लेकर के? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मनीष जी। ओके जी, नमस्ते चंचल जी, आपके दर्शकों को जी, नमस्ते, नमस्ते। आदरणीय व्यक्ति तरुण कोठारी जी नमस्ते। जैसे कि एल्बर्ट पाइक की भविष्यवाणी है कि जो आने वाला तीसरा विश्व युद्ध है वो इज़राइल वर्सेस मुस्लिम अरबिक वर्ल्ड होगा, और जो हो रहा है घटित हो चुका, शुरू हो चुका है। उसमें एक कड़ी जुड़ी है जिसको हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिकल वारफेयर। बायो वारफेयर का तो जिक्र है ऑलरेडी, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल वारफेयर हुआ है वो बड़ा चिंताजनक है, और ये इंटर रिलेटेड है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, क्योंकि उन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट का आउटब्रेक करके एक साइबर पॉलीगॉन लाके हमें ये दिखा दिया कि हम कहीं भी आपको पॉज स्टॉप कर सकते हैं, वापस उस एरा में भेज सकते हैं जहाँ पर आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा, आप कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो आपका कंट्रोल लूज हो जाएगा। और यहाँ तक ये भी है कि हम आपके अधिकार छीन सकते हैं, आपको गवर्न कर सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको लिमिटेड कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर पेजर और जो वॉकी टॉकी है, इवन सोलर पैनल्स में विस्फोट जो हुआ है, ये सब घटित हो सकता है, तो हम किन चीज़ों से भरे पड़े हुए हैं। और ये डीपॉपुलेशन एजेंडा उनको करना कितना आसान हो जाएगा। आप सोचिए कोई वॉर नहीं करना है, आप सोचिए कोई फूड स्कैरसिटी नहीं करनी है,
कोई क्लाइमेट कंट्रोल चेंज वगैरह नहीं कर रहा जियो इंजीनियरिंग के थ्रू। ये तो टेक्नोलॉजिकल से हमको आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है और ये उसी भाग का हिस्सा है। वो माइंड प्रोग्रामिंग पहले करते हैं, हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम यारा रिएक्शन देखेंगे, फिर वो हमको सॉल्यूशन देंगे और सॉल्यूशन क्या देंगे, हमको वापस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डाल देंगे। फिर बाद में बोलेंगे या जी ये जो था वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, कुछ साइबर अटैक हो गया या कोई चाइना ने उसके हैकर्स ने अटैक कर दिया या कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये हमारे लिए एक प्रकार से ऐसा कि जैसे हम कोई ज्वालामुखी में, धधकते ज्वालामुखी के बीच में बैठे हुए हैं। जी, तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों का दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब का भी और आपका भी, आपने समय दिया। और एक चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कुछ ब्राउज़र में प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से रिपीट करना पड़ा। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं और जो भी दर्शक इस हमारे वीडियो को देखते हैं और उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने प्रियजनों के पास भेजें, जिससे कि लोग जागरूक हों और इस बारे में कम से कम रिसर्च करें कि हम कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी जो सुझाव दिए बचाव के, उस पे भी ज़रा चिंतन करें और मैक्सिमम उस पे ट्राई करें, तभी हम इससे बच सकते हैं। और आगे भी हम इसी विषय को लेकर के और वीडियोज़ लाएँगे और बेहतर इंटरनेट के साथ और अच्छी कनेक्टिविटी के साथ अच्छी वीडियोज़ आगे से पोस्ट करेंगे। मैं डॉक्टर साहब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखूँगा आगे से। और मैं फिर से पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि बार-बार मैंने आपको वो चीज़ें दोहराई। परंतु फिर भी ये चीज़ें जो आपने साझा की हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे शायद ही उन्होंने कभी इस बारे में सुना हो या ऐसी कभी चीज़ें उन्होंने सुनी हो जो आपने मोबाइल में बताया कि वो जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो किस तरह से वो कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे लोग हमें मार सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर के जो हमारे दर्शक हैं वो जागरूक हों और आगे भी हमारी वीडियोज़ को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को सुनें। आप खुद इस वीडियो को अच्छे से सुनें, दूसरों को सुनाएँ, तभी आप जागरूकता फैला सकते हैं। मैं पुनः आपको धन्यवाद के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते।